और माताश्री, मैं श्री राम के अनुज लक्ष्मण का रोल। हे पुत्र, रोल नहीं भूमिका बोलो, भूमिका। इस विदेशी भाषा को उपयोग में लाने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ माते। और मैं सुपरमैन से महान, बैटमैन से बलवान हनुमान, अर्थात हनुमान जी के चरित्र को निभाऊंगा। जय सिया राम। सुंदर, अति सुंदर। अब मैं रावण बनूंगी। आप पर जमेगा भी। बस उसी समय सब हो जाते हैं तैयार निभाने के लिए रामायण के किरदार। सब करना चाहते थे रामायण के संदेश का पालन, इसलिए बने थे राम, लक्ष्मण, हनुमान और रावण। माताश्री, सीता मैया कैसे मिलेंगी? ढूंढ ढूंढ के नयन थके हुए हैं, पाँव चल नहीं पा रहे। आता माची सटकली। नहीं अनुज, जीवन एक परीक्षा है। ईश्वर ने हमसे सीता को दूर करके हमारी परीक्षा ली है। भ्राताश्री, हमको उस सोने के हिरण के पीछे जाना ही नहीं था। हे लक्ष्मण, हम सीता को ढूंढ ही लेंगे। जितना सरल ये कार्य प्रतीत होता है उतना सरल नहीं है भ्राताश्री। सीता मैया की व्हाट्सएप लोकेशन भी नहीं है हमारे पास। काश हमारे पास एक हेलीकॉप्टर होता जिसकी सहायता से हम उन्हें ढूंढ पाते। जिनके पास हनुमान हो उसे हेलीकॉप्टर की क्या आवश्यकता। पर हनुमान जी अब तक आए क्यों नहीं? भूख लगी होगी उन्हें, तो चले गए होंगे सूरज वगैरह खाने के लिए। अरे वो देखो हनुमान जी। जय सिया राम। प्रणाम प्रभु। सीता मैया का पता चल गया, वो अशोक वाटिका में बैठी हैं लंका में। श्रीलंका के लिए तो पासपोर्ट बनेगा। नहीं लक्ष्मण भैया, नर और नील नाम के 2 इंजीनियर मित्र हैं हमारे। उनसे कह के बढ़िया आराम सेतु बनवा दिया है। हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुए हनुमान, कोई वर मांगो। अब 1 दिन की छुट्टी चाहिए प्रभु। वो थोड़ा ऑफिस का काम है, तो अभी मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा और काम निपटाना पड़ेगा। जी हनुमान जी ससुर जी, आप काम कर लीजिए। पर आप चिंता ना करें भगवान, मैं आपको लंका में जरूर मिलूंगा। हाँ हनुमान जी, आपको लंका जो जलानी है थोड़ा समय का ध्यान रखेगा, वरना लंका की आग पे पानी फिर जाएगा। घर में 1-2 दिन की बाद होता है रावण और हनुमान का संवाद। ससुर है हनुमान, सास बनी है रावण, बहू और बेटे बने हैं सिपाही, गुस्से में है दशानन। लंकेश, इस वानर ने पहले तो बगिया के फल खाए, फिर वाटिका उजाड़ दी। अब आपके लिए मिक्स फ्रूट जूस कैसे बनेगा? हाँ, ये वानर बहुत नॉटी है। अरे नॉटी नहीं, चालाक बोलो। हाँ, ये वानर बहुत चालाक है महाराज। अरे इतना हंसने की क्या आवश्यकता है? हमने कोई विनोद की बात तो की नहीं, कोई चुटकुला तो सुनाया नहीं। अरे मैं हंसमुख हूँ वानर। हैं? लोग तो बोलते हैं कि तुम दशमुख हो। अब मैं वो भी हूँ। अब ये बताओ कि बगिया तुमने क्यों तोड़ी? तुमको ये नहीं पता कि पेड़ तोड़ना पाप है? पाप तो किसी स्त्री का हरण करना भी है दशानन। तब तेरी अकल कहाँ गई थी? 10 सर हैं तेरे, एक की भी अकल काम ली होती तो ये सब नहीं होता। एक वानर का ये दुस्साहस कि वो लंकेश के सामने अपनी जीवा खोले। अभी हाथ खोल के एक रपटा मारूंगा तो 10 के 10 मुंह के गाल लाल हो जाएंगे। अब तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो। तो क्या चॉकलेट दिलाऊं तुझे? तुम्हें पता भी है कि तुम किस महान योद्धा से बात कर रहे हो? नहीं पता। मैं योद्धा से बात कर रहा होता तो जरूर पता होता।
अब तुम भरी सभा में मेरा अपमान कर रहे हो वानर। अरे जिसका कोई मान ही नहीं उसका अपमान कैसे करूंगा। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है हनुमान जी। ए, तुम लोग मेरी तरफ से खेल रहे हो या इसकी तरफ से? चुपचाप खड़े रहो वरना पगार काट लूंगा। हे दशानंद। हाय हनुमान। अरे मूर्ख, हेलो हाय करने नहीं आया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हे दशानंद, अभी भी समय है, सीता मैया को श्री राम को लौटा दे और उनकी शरण में चला जा, वरना तेरे प्राण कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर खराब है क्या? किसी भी बात पे हंस देता है यार। मैं तो तुम्हारी बातों पे हंस रहा हूँ। तीनों लोगों में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरे प्राणों को हानि पहुंचा सके। अभिमानी रावण, मैंने तुझे समझाया बुझाया पर तू नहीं माना। अब तुझे अपनी जान से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये जो 10 सर लेके तू 10 का दम खेल रहा है ना, कटेगा सर, एक एक करके सर सारे कट जाएंगे। तूने अपनी बातों से मेरा दिल जलाया है वानर, अब हम तेरी पूंछ जला देंगे। बस इस बात का ध्यान रहे कि पूंछ में आग लगते ही बाथरूम की तरफ भाग जाना, ताकि नाटक भी पूरा हो जाए और आग भी बुझ जाए। रावण, मुझ पे इतना ध्यान न दे, ज्यादा मुझको ज्ञान न दे। सैनिकों, इसकी पूंछ में आग लगा दो। सैनिक पूंछ में आग लगाते हैं। ससुर जी बाथरूम की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में जलती पूंछ एक पर्दे से टकराती है और देखते ही देखते पर्दे में आग लग जाती है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है। सब पानी लाते हैं, इतने में बढ़ जाती है आग। बाहर धुआं देख के पड़ोसी भी जाते हैं भाग। जैसे तैसे आग तो खत्म हो जाती है, लेकिन घर में ही लंका दहन हो जाती है। हाय राम। अरे रावण होके राम का नाम ले रही हो? अरे बस भी करो, नौटंकी के चक्कर में घर में आग लग गई है। सॉरी माँ जी, ये मेरा आइडिया था। बनने चली थी राम, बिगड़ गए सारे काम। अरे कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया ना कि किसी बात का पालन करने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। जय सिया राम हनुमान बने बिना भी बोला जा सकता है। अरे कोई बात नहीं, रामायण तो हम देख नहीं पाए, महाभारत जैसा कुछ करो तो जरूर बुलाना। खूनी कुआं। सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे, आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की। कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी, तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए। और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू। हाँ हाँ नानी, इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी, कोई औरत रो रही है क्या?
मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है। और तू ना अब खाना खा ले, ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर। जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में। दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए। यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाते हो? सीमा, तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा, कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक? आखिर क्या बात है नानी? आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे। तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही। तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी, चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो। मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल, अब चल के मेरे साथ सो जा। सुबह की बस पकड़कर तुझे शहर भी तो जाना है। सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसे ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है, जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डरकर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है। वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गांव के चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां कुएं की चारों ओर बेड़ियां लगी होती हैं। उन बेड़ियों में लगे हुए ताले के साथ एक लाल रंग का कपड़ा और माता रानी का कलावा बंधा होता है। उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा परेशान हो जाती है। इस कुएं में कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, कौन है? कौन रो रहा है? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है, मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब सीमा खुद उस कुएं के पास की बेड़ियों और तालों को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह कुछ देर की मशक्कत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है। और जैसे ही वो कुआं खोलकर उसके अंदर झांकती है, सीमा उस कुएं में गिर जाती है। इतने में उसकी नानी की नींद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परेशान हो जाती है। नानी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुएं के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुएं के पास खड़ी होती है। सभी गांव वालों और सीमा की नानी को सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी बच्ची, हम आ गए, हम तुझे बचा लेंगे। नानी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है।
यहाँ इंसान की कटी हुई मुंडिया, हाथ, पैर और कंकाल है और खून भी है। नानी मुझे डर लग रहा है। आप सब मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये खूनी कुआं मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस खूनी कुएं को खोला किसने। सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था। अरे पूरा गांव खूनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मतलब किसी ने अनजाने में इसे खोल दिया है भैया। सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था और जब से वो यहाँ आई थी तभी से उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। कहीं सीमा ने ही तो उसे नहीं खोला। अगर ऐसा है तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है। वहीं कुएं के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है जो कुएं के बाहर खड़े गांव वालों में से किसी को सुनाई नहीं देता। आज सालों के बाद मुझे ताजा खून मिलेगा। तेरा खून पीकर आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन है? मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा। जितने में गांव वाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते, उतने में उन्हें सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्या हुआ? सीमा, मेरी बेटी। माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी। हमें एक बार फिर से कुएं को बंद करना होगा। गांव वाले तभी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। एक बार फिर अपनी शक्ति से तांत्रिक बाबा उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ आना मना है। खिल्ली उड़ाने वाली ननद। आकांक्षा की शादी किशनगढ़ नाम के गांव में धीरज के साथ हुई। घर में आकांक्षा के सास, ससुर और एक ननद थी जिसका नाम था रुचि। वैसे तो घर में सब मिलजुल कर ही रहते थे, पर रुचि का स्वभाव थोड़ा अलग था। वो किसी भी व्यक्ति की कमियों की खिल्ली उड़ाती थी। एक दिन आकांक्षा और धीरज बाहर घूमने जा रहे थे। आकांक्षा ने बहुत ही अच्छी सी साड़ी पहनी थी। अरे वाह बहू, तू तो इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू मम्मी जी। तभी रुचि वहां आ जाती है। रुचि आकांक्षा को देखती है तो उसे उसकी साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आय हाय भाभी, ये कैसे साड़ी पहनकर जा रही हो आप? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लाल साड़ी में एकदम टमाटर लग रही हो। आकांक्षा को रुचि की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। ए रुचि, तुम इस तरह से मेरी खिल्ली मत उड़ाओ, समझी? छोटी हो छोटी ही रहो। मैंने तो जो कहा सच ही कहा। जैसे कि ये जो झुमके पहने हैं ना, इतने भारी। ध्यान रखना भाभी, कहीं कान ही ना कट जाए। आकांक्षा ये बात सुनकर और भी गुस्सा हो जाती है। धीरज बात संभालने की कोशिश करता है। चलो आकांक्षा, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। मुझे नहीं जाना कोई फिल्म देखने। आकांक्षा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सब रुचि को डांटते हैं। रुचि, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किससे क्या बात करनी चाहिए। बस हर किसी का मजाक उड़ाती रहती हो। मैंने क्या कहा भैया? मुझे तो सच में भाभी के कपड़ों पर हंसी आई। फिल्म देखने से ज्यादा लग रहा था जैसे किसी शादी में जा रही थी। रुचि हंसते हंसते अपने कमरे में चली जाती है। रुचि की इस आदत ने सबको बहुत परेशान कर रखा था।
उसे हर किसी का मजाक बनाने की अब तो आदत सी हो गई थी। एक दिन आकांक्षा और उसकी सास टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देख रहे थे। तभी वहाँ रुचि आ जाती है। क्या आप दोनों बेकार के सास बहू के सीरियल्स देखती रहती हो? कुछ समझदारी वाले भी सीरियल्स देख लिया करो ना। हमारी मर्जी है, हम कुछ भी देखें, तुम्हें उससे क्या? भाभी, सच क्यों नहीं कहती कि इन सीरियल्स के अलावा कुछ देखने का आप लोगों के पास दिमाग ही नहीं है? रुचि हंसने लग जाती है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रुचि भी ना कभी कभी तो हद ही करती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, कल इसकी सहेलियां आ रही है ना, उनके सामने ये बहुत समझदार बनती है। अच्छा सबक सिखाएंगी इसको। तुम सही कह रही हो बहू, सबक तो इसे सिखाना ही होगा। अगले दिन रुचि की कॉलेज की सहेलियां उसके घर आती है। उनके सामने रुचि बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव कर रही होती है। मैंने प्रेमचंद की नॉवेल पढ़े हैं। कोमल, गरीबी के ऊपर उन्होंने काफी अच्छी कहानियां लिखी है। तुम्हें तो साहित्य कला की काफी जानकारी है रुचि। कल हमारे कॉलेज में साहित्य पर एक वर्कशॉप होने वाला है, तुम चलोगी ना? बिल्कुल चलूंगी कोमल। अरे राधिका, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद ले लूंगी। अरे मैं ले आती हूँ ना, तुम यहीं रुको। रुचि को अपनी सहेलियों से इतने अच्छे से बातें करते देख आकांक्षा अपनी सास से कहती है, ये देखिए मम्मी जी, अपनी सहेलियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है। हाँ, बस अपने घर वालों को ही कुछ नहीं समझती। तभी आकांक्षा को एक तरकीब सूझती है। मुझे एक तरकीब सूझी है मम्मी जी, चलो इसको अभी सबक सिखाते हैं। अच्छा, चल चल बहू। आकांक्षा सबके लिए नाश्ता लगा रही होती है और जानबूझकर हर चीज को मिला देती है। कोल्ड ड्रिंक को कप में डाल देती है। तभी वहाँ रुचि आती है और रुचि खाने का ऐसा इंतजाम देखकर गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप भी ना एकदम गवार की गवार हो। कोल्ड ड्रिंक कप में कौन परोसता है? ओह, मैं अभी ठीक कर देती हूँ रुचि। और ये समोसे और चटनी एक साथ क्यों मिला दिया आपने? कितनी पढ़ाई की है आपने भाभी? रुचि की सहेलियां रुचि को ऐसे बातें करते देख दंग रह जाती है। अरे रुचि, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? रुचि अब आकांक्षा का मजाक उड़ाने लग जाती है। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक चाय के कप में लेकर आई है। रुचि की सहेलियों को इस बात पर बिल्कुल हंसी नहीं आती। रुचि, हम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझते थे, पर तुम ऐसी होगी हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, बातें तो इतनी ज्ञानों वाली करती है और अपने बड़ों से कैसे बात करती है, इसमें तो तमीज ही नहीं है। हम तो चले भाई, और आज से तुम हमारे ग्रुप में भी नहीं रहोगी। पहले लोगों से बात करने का ढंग सीख लो, फिर कुछ और सीखना। अरे आप लोग तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक ही कर रही थी। हर किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है रुचि। रुचि के दोस्त बिना कुछ खाए पिए वहां से चले जाते हैं और रुचि को अपने बुरे बर्ताव का परिणाम आज भुगतना पड़ता है। आकांक्षा और उसकी सास एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं। उस घटना के बाद रुचि सबसे अच्छे से पेश आती थी और उसने सबका मजाक उड़ाना भी छोड़ दिया। घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था। एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी। जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूं।
मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है, मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो, तुमको काम करना चाहिए तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है, बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है, हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ, मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था, बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी, आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको, कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है,
वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए।